नमस्कार दोस्तों। कोरोना की दूसरी वेव जिस प्रकार से घातक होती जा रही है, इस चैन को ब्रेक डाउन करने के लिए सरकार ने कुछ कठोर कदम उठाए हैं। ये कौन कौन सी चीज़ें हैं, इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये लॉकडाउन नहीं है, गतिविधियों को सीमित किया है, कुछ गतिविधियों को बैन किया है, कुछ को सीमित किया है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर समझेंगे, तो आप इसको सभी तक साझा करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले और सरकार की इस मुहिम के अंदर सभी जुड़ के और इस कोरोना की दूसरी वेव को रोकने में मदद करें। तो देखिए, जो सरकार ने गाइडलाइन जारी करी है उसके अंदर चिंता व्यक्त की है इन्होंने कि ये जो वेव है ये पहले वाली से ज़्यादा घातक है। इन्होंने साफ लिखा है, विशेषज्ञों से क्लियर करने के बाद में कहा है कि दूसरी लहर पहली से ज़्यादा खतरनाक है और इसके कारण भी बताया है। देखो, कोरोना के कुल संक्रमितों और मृतकों में से 30% ग्रामीण क्षेत्र में और 60% संक्रमण 45 साल से कम आयु वर्ग में पाया जा रहा है। और जबकि एक चीज और है, RT-PCR नेगेटिव आ रहा है, फिर भी कोरोना है उसके अंदर। तो ये चीजें भी, क्योंकि अभी कोरोना ने अपना स्वरूप जो है वो बदल लिया है। ये यानी म्यूटेंट, यानी इसके अंदर म्यूटेशन हो चुका है और इस म्यूटेशन के बाद में जो इसका नया वेरिएंट है ये ज़्यादा घातक है और ये युवा वर्ग के अंदर भी काफ़ी इफेक्ट कर रहा है। तो इसीलिए आपको सजग और सावधान होना जरूरी है। इन्होंने क्लियर किया आगे। देखो, सितंबर-अक्टूबर 2020 में जब पहली लहर का संक्रमण पीक पर था तो जितने संक्रमित मामले और मृत्यु प्रतिदिन हो रहे थे उससे ज़्यादा पॉजिटिव मामले और मृत्यु अप्रैल यानी 2021 के अंदर 10 दिन में हो चुकी है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये जो वेव है ये ज़्यादा घातक है। तो आपको भी सजग होना है, इन सारी गाइडलाइंस के साथ गतिविधियां भी जारी रखनी है और जिससे कि कोरोना की ये जो दूसरी वेव की जो बात है इसके लिए सरकार के साथ आप काम करें और इसको रोकें। तो इसमें इन्होंने सारे पुराने आदेशों को कंसोलिडेट करते हुए और ये माना है कि अब आप कुछ नए जो सिस्टम है इन सिस्टमों के साथ अपना जीवन जो है चलाएंगे। और ये गाइडलाइन कब से कब के लिए है, ये 16 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक के लिए यानी 15 दिन के लिए गाइडलाइन जारी की है। और इसमें जो खास बात है, जो स्थानीय प्रतिबंध कौन कौन से जारी किए गए हैं, इसमें देखो, राज्य के समस्त क्षेत्रों में साढ़े 6 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा। दिन के अंदर गतिविधियां चलेंगे और इसमें बताया है कि यानी जो भी बाजार हैं, कार्यस्थल हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, रात्रिकालीन कर्फ्यू के अंदर बंद रहेंगे और बाजार और व्यापारिक प्रतिष्ठान शाम को 5 बजे बंद कर दिए जाए। इस चीज़ के ऊपर स्पेशल ध्यान रखें आप कि बाजार शाम को 5 बजे सभी जगह, ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी बाजार शाम को 5 बजे बंद हो जाएंगे और सारा जो स्टाफ है वहाँ काम करने वाला है वो शाम को 6 बजे तक अपने घर पहुँच जाए और 6 बजे के बाद में पूरी तरह से कर्फ्यू रहेगा। ये सभी जगह है। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है, शहरों में ही है, जहाँ कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं कंटेनमेंट जोन है उनके अंदर ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अंदर कुछ एक लोगों को रियायत भी दी है। तो इसमें यानी कोविड मैनेजमेंट के जो कार्यालय हैं, वार रूम, कंट्रोल रूम है, ये जो है 4 बजे तक खुले रहेंगे। अच्छा, को छोड़कर बाकी जो कार्यालय है ना, देखो इसमें राजकीय कार्यालय जो शाम को 6 बजे तक खुलते थे वो 4 बजे तक खुलेंगे। लेकिन इसके अंदर किसको छूट है, जो मैनेजमेंट से यानी कंट्रोल रूम के जो लोग हैं उनके कार्यालय खुले रहेंगे। और ये जो बातें हैं यानी जिनको इस कर्फ्यू के अंदर रियायत दी गई है वो कौन कौन से हैं रात्रिकालीन कर्फ्यू में रियायत वाले। एक तो वो फैक्ट्रियाँ जिनके अंदर कंटिन्यू यानी 3 शिफ्टों में काम होता है और रात्रिकालीन शिफ्ट भी चलती है। IT कंपनियां होती हैं उनको भी छूट है। केमिस्ट की जो शॉप हैं उनको भी छूट है, ये भी रात को यानी 5 बजे बाद में भी खुली रहेंगी। अनिवार्य और आपातकालीन सेवाओं से संबंधित ऑफिस हैं, विवाह संबंधित समारोह हैं, ये भी अनुमति होगी इसकी तभी है। चिकित्सा से संबंधित कार्यस्थल है, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने वाले यात्रीगण, ठीक है, यानी वो अपना वैध एविडेंस प्रस्तुत करें। अगर रात को कोई व्यक्ति घूमता मिलता है, वो कहता है कि मैं रेलवे से आया हूँ या बस से आया हूँ, तो उसके पास बाकायदा वैध रेल टिकट, बस टिकट, एरोप्लेन टिकट हो। इसके बाद में जो माल परिवहन करने वाले बाहर
वाहनों के आगमन, माल के लोडिंग और अनलोडिंग तथा कार्य के लिए नियोजित जो भी व्यक्ति हैं और जिनको सरकार ने पास दे रखा है वो भी यानी रात्रिकालीन कर्फ्यू में जाने के लिए अनुमत होंगे। और इसके लिए अलग से पास की आवश्यकता नहीं है। जो पहचान पत्र, निमंत्रण पत्र या यात्रा टिकट है वो ये सब पर्याप्त होंगे। तो आप इस चीज़ को भी साथ रखें। आप देर रात अगर बस में सफ़र करके आ रहे हैं तो आपके पास टिकट हो, ये ज़रूरी है। इसके साथ में ये जो काम है इसके लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल सख्ती से पालना, इसके लिए जिला लेवल के ऊपर जॉइंट इन्फोर्समेंट टीम या एंटी कोविड टीम जो है ये निगरानी रखेगी। और अगर कोई इस चीज़ का उल्लंघन करता है तो उस संबंधित संस्थान या संगठन को सील करने का काम भी होगा। और ग्रामीण क्षेत्रों में इसके लिए क्लियर किया है, पहले की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में ये 3 अप्रैल 2020 के जो आदेश थे ना, उसी के अकॉर्डिंग ग्राम स्तरीय कोर ग्रुप बनेगा। यानी अब वापस काम करने लग जाएगा वो ग्रुप और अब इसके अंदर नए मेंबर जुड़ जाएंगे। जो गांव का पीओ होता है उसके नेतृत्व में, वहाँ के स्कूल का पीओ उसके नेतृत्व में ग्राम स्तरीय कोर ग्रुप तैयार हो जाएगा। वो इन गतिविधियों की निगरानी करता रहेगा। इसके बाद में जो इन्होंने शिक्षण संस्थाओं के लिए आदेश जारी किए, ये सबसे महत्वपूर्ण, इनको आप समझें। इसके अंदर जो चीज़ें बताई हैं तो सभी के लिए, गवर्नमेंट और निजी सभी संस्थाओं के लिए आदेश जारी किए हैं। और इसमें सारी संस्थाएं कोचिंग संस्थाओं के साथ, लाइब्रेरीज के साथ बंद रहेंगी। यानी कंप्लीट रूप से स्कूलें, कॉलेजें, कोचिंग, लाइब्रेरी सब बंद रहेंगी। और इसमें 8वीं, 9वीं और 11वीं के बच्चों को तो सीधा प्रमोट कर ही दिया है और इनको अगली क्लासों में प्रमोट कर दिया है। संबंधित विभाग इसके आदेश जारी कर दिए। सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई का नोटिफिकेशन आया था, इसमें 10वीं की परीक्षा तो निरस्त हो गई। यानी 10वीं की परीक्षा सीबीएसई होगी नहीं, वो ऑटोमेटिक 11वीं में हो गए। और 12वीं की परीक्षा अभी स्थगित रखी है और ये बाद में जब भी उचित समय होगा इसका कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा, 14 दिन पहले बताया जाएगा, ये भी कहा है। इसके साथ राजस्थान बोर्ड की बात करें तो 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम है और जो रिटन एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन कर दी। यानी इसके लिए जब भी उचित समय होगा उसके लिए, यानी ये निरस्त नहीं की, पोस्टपोन की है। उसके बाद में वापिस जब भी अनुकूल समय होगा इनको करवाया जाएगा। मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज जो हैं इनके अंदर पढ़ाई चलती रहेगी, ये बंद नहीं होंगे, ठीक है। बाकी जो डिग्री कॉलेज हैं वो भी बंद हो गई हैं। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा, तो ये चीज़ भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। आप भी ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग का फ़ायदा उठाएं। और हमारे इस चैनल के ऊपर हम काफ़ी मटेरियल समय समय पर पहुंचाते रहते हैं, तो आप हमारे से जुड़े रहें, सभी तक इसको साझा भी करें। अच्छा, कोई समारोह वगैरह हो रहा है तो उसके लिए गाइडलाइन के अंदर क्या बातें कही हैं, तो समारोह कौन से हैं, आयोजन निजी आयोजन यथा विवाह संबंधित है, ठीक है ना, विवाह की बात है। और जो कार्यक्रम होते हैं ना, जैसे कोई दशोटन कर रहा, बर्थडे कर रहा है, ये सब ये तो बंद ही है, विवाह की बात है। इनके अंदर अतिथियों की संख्या 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कुछ चीज़ों पे रियायत दी गई है। देखो, एक तो बैंड वादक जो होते हैं वो 50 से बाहर काउंट होंगे, ठीक है, बैंड के जो मेंबर होते हैं। और इसके अंदर जो कैटरिंग की स्टाफ है वो भी शायद इसी का भाग है, वो भी 50 से बाहर रहेंगे, यानी मेहमान 50 से ज़्यादा नहीं हो। और आप विवाह संबंधी सूचना जो है ईमेल के द्वारा एसडीएम कार्यालय को भिजवाएं, ये ज़रूरी है। और कार्यक्रम के अंदर सोशल डिस्टेंस हो और फेस मास्क संबंधित जो हिदायत है उसकी सख्ती से पालना करवाई जाए। थर्मल स्कैनिंग भी हो, ये भी जरूर किया है, यानी हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजर, इन सब की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और इसके साथ साथ में जो रेलिंग है, डोर हैंडल से इनको बार बार सैनिटाइज करवाया जाए, ये भी गाइडलाइन का भाग है। यानी जो भी सोशल प्रोग्राम है उनके अंदर इस चीज़ की पालना सुनिश्चित हो। इसके बाद में अगले जो पॉइंट में इन्होंने क्लियर किया है, वीडियोग्राफी भी करवाएं। और अगर स्टेम सर को लगेगा कि यहाँ पर कुछ गलत हुआ है तो वो इसकी वीडियोग्राफी भी मांग सकते हैं, तो आप वीडियोग्राफी ज़रूर करवाएं। अनुमति पहली चीज़ है, उसके बाद में वीडियोग्राफी भी कराएं। और यदि कोई मैरिज गार्डन स्थान कोविड-19 प्रोटोकॉलों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो 1 सप्ताह के लिए सील कर दिया जाएगा। शहरों में जो मैरिज गार्डन है या पार्क हैं, वहाँ पर अगर इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है और प्रशासन को पता लग गया तो उसको 1 सप्ताह के लिए सील कर दिया जाएगा। यानी वो जो मालिक है वो भी इस चीज़ का ध्यान रखें।
इसके अलावा कोई अंतिम संस्कार अंत्येष्टि का कार्यक्रम है, उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें जरूरी हैं। और इसके लिए जो संख्या है 20 व्यक्ति से ज़्यादा नहीं होगी, इसकी भी अनुमति लेनी होगी। ठीक है। इसके अलावा जो चीज़ें कंप्लीट बंद रहेंगी, यानी सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक संबंधी जो कार्यक्रम है, खेलकूद संबंधी है, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह, जुलूस, त्योहार, मेले, यानी किसी की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान अगर कोई भी तरह का आयोजन हो रहा है, जुलूस है, त्योहार है, मेला, ये सब बंद रहेंगे। ठीक है। और पूजा अर्चना, एक सर्कुलर अभी और आ चुका है कि शराब की जो दुकानें हैं वो भी 5 बजे बंद हो जाएंगी। शराब की दुकान जो है वो 8 बजे शाम को बंद होती थी, उसके लिए भी क्लियर हो गया है कि वो शाम को 5 बजे ही बंद होगी। पूजा अर्चना, इबादत घर पे ही करें, और जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ का मैनेजमेंट है वो पूजा अर्चना इबादत का काम जारी रखेगा। और अगर ऑनलाइन की फैसिलिटी है दर्शन की तो ऑनलाइन करवाते रहें। और इसके अलावा सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क, ये इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो कंप्लीट बंद रहेंगी। स्विमिंग पूल वगैरह जो भी है, जिम है, वो भी कंप्लीट बंद रहेंगे, कोई अनुमति नहीं है। रेस्टोरेंट और क्लब के लिए कुछ गाइडलाइन है, ये भी आप जरूर समझें। इसके अंदर देखो जो भी कैपेसिटी है उसका 50% तक ही यानी काम में लिया जाएगा खोलने की, और अल्टरनेटिव बैठेंगे एक छोड़कर एक। और ये जो है रेस्टोरेंट वगैरह है, ये रात्रिकालीन कर्फ्यू की पालना सुनिश्चित करें, क्योंकि ये रेस्टोरेंट तो देर रात तक चलते हैं, लेकिन अब ये शाम को 5 बजे ही बंद हो जाएंगे। अगर जहाँ होम डिलीवरी की बात आती है तो वो 8 बजे तक अनुमत है। ठीक है। और अगर वहाँ पर इन हाउस गेस्ट की सर्विस देते हैं तो वो भी अनुमत है। इसके अलावा कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार से संबंधित जो बात करी गई है ये सभी हम जानते हैं। बार बार हाथ धोना है, फेस मास्क पहनना सार्वजनिक स्थानों पर, ये बहुत कंपलसरी है। देखो गाड़ी को भी सार्वजनिक स्थल के रूप में हाईकोर्ट ने बता दिया है, तो उसके अंदर भी बैठे हैं तो मास्क अनिवार्य है। भीड़ भाड़ वाली जो भी जगह है उस पर सोशल डिस्टेंस बनाना जरूरी है। और ये चाहे वो विमान है, ट्रेन है, मेट्रो, सब के अंदर इस चीज़ की संबंधित जो डिपार्टमेंट है कड़ाई से पालना सुनिश्चित करे, ऐसा राज्य सरकार ने कह दिया। अब बात करें कार्यस्थलों पर जो गाइडलाइन की बातें हैं एट वर्क प्लेसेस के ऊपर, इसके अंदर आपातकालीन सेवा जैसे पुलिस, फायर, एम्बुलेंस और अन्य कोविड कार्य संबंधी एजेंसियों के अलावा जो समस्त सरकारी और निजी कार्यालय जिनमें कार्मिकों की संख्या 100 से ज़्यादा है, उसके अंदर 50% की ही अनुमति होगी। और शेष जो 50% है वो वर्क फ्रॉम होम जो पहले करवाया जा रहा है उसी प्रकार से करेंगे। अच्छा, फिर इसके अलावा घर से कार्य के लिए प्रोत्साहित करें कार्यालयों के अंदर, ये कार्यालय अध्यक्ष की जिम्मेवारी है। अगर किसी भी ऑफिस में कोई भी पॉजिटिव पाया जाता है तो 72 घंटे के लिए कार्यालय अध्यक्ष उसको बंद करेगा, ये भी इसके अंदर लिख दिया है। अगर कोई व्यक्ति वहाँ का कोई कार्मिक पॉजिटिव पाया जाता है तो 72 घंटे के लिए संबंधित कार्यालय को बंद किया जाएगा। और कार्यालय के अंदर बाहर के जो आगंतुक कम से कम आए, इसकी भी सुनिश्चितता जरूरी है। और कोई भी मीटिंग वगैरह करनी है तो वो ऑनलाइन आयोजित करें, ये भी बहुत जरूरी है। ऑफलाइन मीटिंग बंद हो गई, ऑनलाइन मीटिंग ही रहेंगी। इसके साथ साथ में किसानों के लिए भी इन्होंने क्लियर कर दिया, क्योंकि अब कटाई का काम कंप्लीट हो गया है। अगले पॉइंट में इन्होंने बताया है कि वर्तमान में रबी फसल की आवक मंडियों में हो रही है और इसका जो समर्थन मूल्य पर क्रय हो रहा है, तो वहाँ पर भी संबंधित जो एजेंसी है वो उपयुक्त कोविड व्यवहार की पालना करवाएं। जांच और स्वच्छता की बात है तो सभी तरह की जो भी प्रवेश संबंधित या निकास संबंधित पॉइंट हैं वहाँ पर थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजर संबंधित प्रावधान जरूरी। बार बार सैनिटाइजेशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है। सोशल डिस्टेंस, सामाजिक दूरी बनाए रखना जरूरी है। दुकानों के लिए ये चीज़ आप जरूर समझें। दुकानों के लिए बताया है, दुकानों में ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी, सोशल डिस्टेंस हो, नो मास्क नो सर्विस। ठीक है। अगर कोई मास्क लगा के नहीं आया तो उसको कोई सामान नहीं दिया जाएगा और उसको यानी मास्क के लिए प्रेरित करें, मास्क। और दुकानों पर गोले बनाकर सोशल डिस्टेंस, जो पहले गोले बनाए गए थे पहले राउंड के अंदर, वैसे गोले वापस बनवाएं। ठीक है। और यदि कोई दुकानदार नो मास्क नो सर्विस का उल्लंघन करता है तो 72 घंटे के लिए उसको सील कर दिया जाएगा। और दुकानदार स्वयं भी अनिवार्य रूप से मास्क का प्रयोग करें। बहुत सारे दुकानदार बगैर मास्क के ही बैठे रहते हैं।
यार मैं तो मेरी दुकान में बैठा हूँ, ऐसा नहीं है। सख्त हिदायत है आप मास्क लगा के बैठे। और जो राशन की दुकानें हैं उसके अंदर जो पोस्ट मशीन है उसको सैनिटाइजिंग करवाना जरूरी है, और वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंस की पालना करवाया जाना अनिवार्य है। ये संबंधित वहाँ जो राशन डीलर है ये सुनिश्चित करें। सार्वजनिक स्थानों की बात करें तो वहाँ पर मुंह को फेस कवर रहना चाहिए, ठीक है, और सोशल डिस्टेंस की पालना है। और कार्यस्थलों पर थूकना निषेध है। शराब, पान, गुटखा ये सब का उपयोग जो है निषेध है, इसकी पालना सुनिश्चित हो, ये बहुत ज़रूरी है। और परिवहन की बात करें तो परिवहन के अंदर इन्होंने क्लियर किया है कि जो ऑटो रिक्शा है उसके अंदर चालक और 2 सवारी ही आएंगी, और टैक्सी जो चौपहिया वाहन है उसके अंदर चालक तो रहेगा। इसके साथ साथ आरटीओ के से जो भी क्षमता मिली है उसका 50% ही बैठ पाएगा। और बस की बात करें तो इसके अंदर 50% की अनुमति होगी, ठीक है। जो भी आरटीओ ने निर्धारित उसके अंदर सीटें तय कर रखी उसकी 50%। और साथ ये भी क्लियर कर दिया कि अल्टरनेटिव बैठेंगे यात्री, ठीक है, और खड़ा होकर कोई भी सफ़र नहीं करेगा बस में, ये बहुत आवश्यक है। और वाहनों को सैनिटाइजिंग करवाया जाना जरूरी है। और स्वीकृत जो संख्या है उतनी पा गई संख्या तो बड़ा जुर्माना आयत किया जा सकता है विभाग के द्वारा, ठीक है। इसके लिए परिवहन प्रतिबंधित नहीं किया गया है, परिवहन चलता रहेगा राज्य के अंदर भी, दूसरे राज्यों के साथ भी, लेकिन आप इन चीज़ों की पालना के साथ भी। इसके अलावा ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। सभी कॉमर्शियल यात्री परिवहन यात्रा से पहले और यात्रा के पश्चात सैनिटाइजिंग करवाएं। ये सारी चीज़ें टैक्सी, कैब संचालक ये सब इस चीज़ की पालना सुनिश्चित करें, ऐसा लिखा है। ट्रेनों की और हवाई यात्रा की बात करें तो जो भी गृह मंत्रालय सेंट्रल गवर्नमेंट का उसने जो SOP जारी की है उसकी पालना करें। बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए अब जो खास बात है इसको आप समझें। बाहर से दूसरे स्टेट से अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसके लिए यहाँ क्लियर कर दिया है, यात्रा प्रारंभ करने के 72 घंटे के अंदर करवाई गई RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करना जरूरी है। और यदि कोई RT-PCR नेगेटिव प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो वहाँ जो भी गांव में पहुँचेगा, घर पे पहुँचेगा, 15 दिन में उसको क्वारंटाइन रहना जरूरी होगा। ये होम क्वारंटाइन है। अगर होम क्वारंटाइन नहीं करता है तो उसको संस्थागत क्वारंटाइन के लिए संबंधित जो जिला प्रशासन या संबंधित जो एजेंसी है उन्होंने जो सेंटर बना रखे हैं वहाँ पर उसको भेजा जाएगा। अच्छा, फिर राज्य से बाहर से आने वाले यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग होगी, जो भी चेक पोस्ट बना रखे हैं, और वहाँ उनके RT-PCR की चेक किए जाएंगे। और ये जो संबंधित बॉर्डर चेक पोस्ट है वहाँ पर पल्स ऑक्सीमीटर वगैरह के साथ इन चीज़ों की अनुपालना सुनिश्चित करें, ऐसा सख्त राज्य सरकार ने कह दिया है। रेलवे की बात करें तो रेलवे के अंदर भी जो यात्री आ रहे हैं दूसरे स्टेटों से, उनकी RT-PCR नेगेटिव की जो है रिपोर्ट संबंधित रेलवे स्टेशन है वो सुनिश्चित करें। एयरपोर्ट डायरेक्टर के लिए भी निर्देश कर दिए हैं कि जो स्टेट से बाहर यात्री आ रहे हैं, स्टेट से बाहर के, उनकी RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसके साथ साथ में कुछ परामर्श की बातें कही गई हैं। तो इसमें साफ लिखा है कि कुछ जगह इस तरह के यानी संगठन और बाजार वगैरह है, इनके ऊपर कार्रवाई के लिए आप संबंधित संगठन के व्यक्तियों से बात करें और उनको समझाइश का काम करें। और समस्त निवासियों से परामर्श किया जाता है कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकले। यदि कोई व्यक्ति अति आवश्यक कार्य के लिए बाहर जाता है तो प्रोटोकॉल का पालना सुनिश्चित करें। और जो वनरेबल पर्सन हैं, यानी जिनके ऊपर खतरा ज़्यादा है, तो वो कौन कौन सी श्रेणियां सरकार ने चिन्हित की हैं, वो पहले की तरह ही हैं। 60 साल से ज़्यादा के व्यक्ति, और जिनके पुराना रोग हैं उस स्थिति के लोग, या जो गंभीर पीड़ित हैं, या गर्भवती महिलाएं, और 10 साल से कम आयु के बच्चे हैं। ये तो घर से बाहर जाएं ही नहीं, बहुत जरूरी है तो जाएं, वरना जाएं नहीं, ठीक है। ये जो पर्सन है, इन पर्सनों के लिए सख्त हिदायत है। वैसे टीकाकरण का काम चल रहा है, 60 साल से और 45 साल से ऊपर का टीकाकरण जो है वो चल रहा है, टीकाकरण भी करवाएं। और इसके साथ साथ गाइडलाइन की सख्त अनुपालना। तो जो आपदा एक्ट है, राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 और के अलावा जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, इनकी समस्त जो भी आर्टिकल्स हैं उनके तहत कार्रवाई की जाएगी।
और जुर्माना वगैरह संबंधित संस्थान को सील करना, ये सारी चीज़ें। मशीनरी की बात करें तो वही जो पहले आदेश हुए थे, उन आदेशों के तहत जो भी मशीनरियाँ कर रही हैं, ये सारे आदेश हैं 16 मार्च से प्रभावी हो जाएंगे। इसके साथ साथ में जिन चीज़ों को आप विशेष ध्यान रखें, वो ये जो जुर्माने की हैं, इन चीज़ों को ध्यान रख लें। कितना जुर्माना हो रहा है, अगर आप मास्क नहीं लगा रखा है तो सार्वजनिक स्थान के ऊपर 500 रुपया है, और कोई दुकानदार बगैर मास्क के बैठा है तो भी 500 रुपये है, और कोई व्यक्ति सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं कर रहा है तो 100 रुपये है, और सार्वजनिक स्थान पे थूक रहा है तो 200 रुपये है। ये जो चालान करने वाले व्यक्ति हैं, संबंधित जो मजिस्ट्रेट पावर जिसके पास है वो सारे हैं, या नगर पालिका में जो भी नगर परिषद के अधिकारी हैं, नगर पालिका के अधिकारी हैं वो। इसके अलावा जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीओ और संबंधित पंचायत समिति में बीडीओ होते हैं, उनको ये अथॉरिटी दी है कि वो ये कर सकते हैं। आप कई बार उलझ भी जाते हैं कि आपको पावर नहीं है, आप कैसे चालान कर सकते हैं, तो इस चीज़ के लिए आप ध्यान रखें। सरकार ने इनको अथॉरिटी जो है अधिकृत रूप से तय कर दिया कि ये चालान कर सकते हैं। थूकने पर 200 रुपये का जुर्माना है, और ये सार्वजनिक स्थान पर शराब, पान, गुटखा इनका उपयोग करने पर 500 रुपये का जुर्माना है। और शादी विवाह समारोह के अंदर सोशल डिस्टेंस की बात करें तो अगर वहाँ सोशल डिस्टेंस की नहीं हो रही पालना तो 500 रुपये, 5,000 रुपये। और इसके अंदर ये भी लिखा है कि पूर्व सूचना के बिना कोई विवाह समारोह हो रहा है और वहाँ सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं हो रही है तो 5,000 रुपये है, और 50 से ज़्यादा व्यक्ति तो 25,000 रुपये है। तो ये मान के चलो कि वहाँ 30,000 रुपये का तो जुर्माना तय हो ही गया है, क्योंकि 50 से ज़्यादा लोग हो गए और सोशल डिस्टेंस भी नहीं हो रहा, तो 25 और 5 30,000 रुपये तो हो ही गए। तो इससे बचें, आप लोगों को भी बचाएं। कार्यक्रम बाद में कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो भी बस और आपके ट्रेन वगैरह या कैब वगैरह इनके अंदर इनका पालना नहीं कर रहे हैं, मास्क वगैरह नहीं लगा रहे, तो 500 रुपये का जुर्माना है। और कार्यस्थल पर जो भी नियमित रूप से सैनिटाइजिंग वगैरह की पालना नहीं हो रहा है तो 10,000 रुपये का जुर्माना है। ठीक है, और यानी ऑफिस के अंदर सैनिटाइजेशन वगैरह का काम नहीं कर रहे हैं तो 10,000 रुपये का जुर्माना है, जो भी इंडस्ट्री वगैरह के लिए है ये। और अगर कोई भी पूर्व सूचना के जिला कलेक्टर या संबंधित एसडीएम को पूर्व सूचना के विवाह, अंत्येष्टि या जो भी कार्यक्रम करता है तो 10,000 रुपये, तो यानी 30,000 वो ऊपर थे 10, ये 40,000 रुपये का जुर्माना हो गया। तो ये दोस्तों चीज़ें थी। इन चीज़ों के साथ आप नई गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करें, सरकार की मदद करें, ताकि कोविड की जो दूसरी वेव है, इस घातक वेव के साथ स्टेट को, खुद को, देश को बचा पाएँ। तो इस वीडियो में मेरा यही निवेदन था, सभी तक इसको शेयर करें। जो भी नई बातें आएंगी तो अन्य वीडियो के अंदर शेयर कर लेंगे। और ऑनलाइन लर्निंग हम इस चैनल के ऊपर डालते रहते हैं, तो जुड़े रहें।